अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कल की तारीखी फतह तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम में मैंने तफसीली तौर पर इस पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर तारीख दोहरा रही है? क्या फिर किसी डील की तैयारी हो रही है? क्योंकि पिछले 2 माह से नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अहम शख्सियत से लंदन में नवाज शरीफ से 5 मुलाकातें हो गई हैं। इससे पहले नईम अशरफ भट्ट ने ही ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास हुआ है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए राय ली गई है। अब इस पर बात करने के लिए मज़ीद खबर के लिए नईम अशरफ भट्ट ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहूँगी आपको। नईम, अब क्या हो रहा है लंदन में? फिर से किसी डील वील की तैयारी हो रही है क्या? बिल्कुल किरण, पहले भी हम ये देखते रहे हैं कि लंदन में पहले भी कुछ डील्स वहाँ हुई थी माजी में, और अब फिर क्योंकि मियाँ साहब लंदन में हैं, वैसे मियाँ साहब जेल में हों यहाँ पर, तो जेल में भी डील की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं। अब क्योंकि वो लंदन में हैं, तो लंदन में अहम शख्सियत जो है वो 5 मुलाकातें पिछले 2 माह में मियाँ साहब से कर चुकी है। और उससे पहले ये 2 माह नहीं बल्कि हम कहेंगे 4-5 माह लगे इन मुलाकातों को, क्योंकि मियाँ साहब से पहले जो उनके करीबी हैं, जैसे वहाँ पर इसहाक डार हैं, सुलेमान शहबाज, इस तरह के लोग जो हैं कुछ ख़ानदान के, उनसे पहले मुलाकातें 2 माह से पहले होती रही हैं। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट था, एतमाद नहीं था एक दूसरे पर, तो वो पहले एतमाद की फ़िज़ा बनी और फिर मियाँ साहब से मुलाकातें शुरू हुई। मुलाकातों का दो मकसद तो ज़ाहिर है जो इस वक्त सियासी हालात हैं वो हैं, और जिस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, और मियाँ साहब के नज़दीक उनके लिए एक ही ऑप्शन है, और वो है कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और मार्च का अगले साल मार्च का महीना भी वो दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी ब्रेक थ्रू नहीं है, मुलाकातें हो रही हैं, लेन देन की और इस मुलाकातों का मोमेंटम जो बना है वो शहबाज ने इसका मोमेंटम बनाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप नईम, ये जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि वो भी लंदन में हैं और उनके हवाले से मुख्तलिफ लोग ये बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे या कर ली है, ये मुलाकात भी उन्हीं मामलात का हिस्सा हो सकती है? वैसे जी, जहांगीर तरीन का बिल्कुल वो किसी हद तक वो कह सकते हैं, लेकिन ये तो किसी इसमें समझ लें कि जहांगीर तरीन या कोई और ऐसी शख्सियत बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं। एक शख्सियत थी शहबाज शरीफ, जो कि ये जाना चाहते थे, और इसीलिए मियाँ साहब के वो कह रहे थे मैं पाँव पकड़ लूंगा, उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि फिर डायरेक्ट मुलाकातों का सिलसिला शुरू नहीं, हो गया। अभी आप कह रहे हैं कि वैसे ये 5 जी, ये आप कंप्लीट कर लें। जहांगीर तरीन का आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरी साइड से वो निचले लेवल पे या किसी और से वो जैसे डार साहब हैं या कोई और है वो हो सकता है, लेकिन उनका फिलहाल उस तरह अभी तय नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि क्योंकि जहांगीर तरीन भी किसी की मानते हैं, मर्जी पे चल जाते हैं, तो वो हो सकता है उन्हें भी हो जाए कि आप भी मिल लें, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा इशारा हुआ नहीं। अली मोहम्मद सीनियर रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, ये डील्स की बातें हो रही हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, 4-5 महीने से हो रहे हैं, और मुलाकातें हो चुकी हैं सर नवाज शरीफ साहब से। सर क्या हो रहा है, ये आपके इल्म में है कुछ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सियासत में मुलाकात होती है और मुखालिफ रहनुमाओं की भी होती है, और हर कोई अपने जो है वो मूव करता है, तो मुलाकात होना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बाकी डील हो रही है या नहीं हो रही, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास कोई मालूमात हो तो बता दीजिए। अली साहब, आप कंफर्मेशन कर रहे हैं सर, मुलाकातें हो रही हैं बड़ों की आपस में नवाज शरीफ साहब से? मियाँ साहब से मुलाकात किसकी हो रही है इसका तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको पूछना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून से। खान साहब का मैं बता सकता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके हवाले से वो मुलाकातें तकरीबन सब सही करते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो उनके पास इंतजामी ओहदे हों सियासी या और इदारों के मेन जो लोग हैं उनसे बात करनी हो, लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है कि किसकी कोई खुफिया मुलाकात हो रही है या कुछ हो रहा है,
देखिए चहमगोइयाँ चलती रहती हैं, सियासत का हिस्सा है। अगर चहमगोइयों पे अच्छा ही सर, हमने जिंदगी गुजारनी है तो फिर तो शायद कल जी की का सूरज ही किसी को देखना नसीब ना हो। हम्म। अच्छा, अब अली साहब, अब नईम अच्छा। जैसे बता रहे थे कि अभी जो मुलाकातें हो रही हैं इनमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन अगर सर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अगर हो जाता है या उससे पहले भी कुछ हुकूमत के अपने ऐवानों में आप लोगों में कोई सर हलचल है इस हवाले से, या रिलैक्स हैं आप लोग? देखें, असल में मीडिया को चाहिए चटखारेदार खबर, और चटखारेदार खबर जो है मेरे पास तो नहीं है। क्योंकि देखें, जो आप बात करें ना ब्रेक थ्रू और इस तरह ब्रेकिंग न्यूज, ये चीजें ठीक है, एक प्रोग्राम को गरमाने के लिए या लोगों की अटेंशन आ जाती है। कोई देखें आप जिस तरह न्यूज के दौरान आजकल ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, सियासत जो है अच्छा सर, इसको थोड़ा ज्यादा सादा और आसान कर लेते हैं। मियां साहब सर मार्च में इंतखाबात चाह रहे हैं, से आगे जाने का नाम है। अली मोहम्मद खान साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए सर, मार्च में इंतखाबात चाह रहे हैं मियां साहब? मुझे इस पे कोई इल्म नहीं है। मियां साहब को पहले अदालत में आके अपनी पेशी जो है वो करनी चाहिए। अदालत उनको बुला रही। शायद नईम आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी खान साहब, इसी तरह हमने देखा, आपने भी, कि मियां साहब जब जहां जेल में थे तो जेल में खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई, वो रिपोर्ट भी हम करते रहे, और फिर बिलाहर मियां साहब जो हैं वो बाहर चले गए, और बाद में आपके हुकूमत, आपके वज़रा, इवन वज़ीर आज़म कहते रहे कि वो धोखा दे के चले गए हैं, वो बीमार नहीं थे, यानी कोई किसी से डील करके। तो ये फिर हो सकता है कि अब दोबारा वही मामलात हैं उसी तरह के, उस वक्त भी कोई वजूहात थी और अब भी ऐसी वजूहात पैदा हो गई हैं कि अब लंदन में वही उसी तरह की सीक्रेट मुलाकातें शुरू हो गई हैं? देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है। अगर अब वो खुफिया की मुलाकात को कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, वो तो आपको मुझे बता के थोड़ी करना है। फिर खुफिया काहे की हुई? तो खुफिया तो तभी रहेगी जब वो खुफिया हो, लेकिन वो खुफिया मुलाकात ही क्या जिसकी खबरें बाहर ना निकलें, ठीक है ना जी। तो अगर कोई ऐसी खुफिया कोई खास मुलाकात हुई होती तो वो कहते हैं ना कि देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो कुछ ना कुछ तो खबरें हमें भी मिल जाती हैं, आप लोग दूर की सूंघ लेते हैं। तो मैं कोई ऐसी हलचल नहीं देख रहा। बाकी देखें, वो 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी उधर उठक बैठक तो करनी है। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये बात थोड़ी सख्त है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए अल्लाह इंसान को एक दफा मौका देता है। मियां साहब को 3 दफा मिला, उन्होंने उसको जाया किया, उस तरह से वो अपना किरदार नहीं अदा कर सके। और सियासत में मसला ये है कि जब एक दफा मौका आपके हाथ से चला जाए और दोबारा मौका नहीं आता इस तरह से, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप जो है इतनी बड़ी आपका ओहदा मिले, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप उसको पूरा ना कर सकें। कितने कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये भी तो देखे ना। तो अब ये इस तरह की देखें, उम्मीद तो इनके लिए दुनिया कायम है, वो उम्मीद रखें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आप सही कर रहे हैं सर, वो चाहे मौजूदा हो या साबिका हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबने अपनी अपनी पूरी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अली मोहम्मद खान साहब सर साथ ही मौजूद रहेगा। नईम अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप दे रहे, साथ ही मौजूद हैं। मैं अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ, मुझे उस पर आपसे बात करनी है, दिखाइए जी। PLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। उन्होंने दोनों रोड खोलने हैं। एक रोड इत्तला है कि उन्होंने गालबन खोल दिया, बहुत अच्छी बात है। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी, बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। मुज़ाकरात में 4 शेड्यूल शामिल है, लोगों की रहाई शामिल है, उनका कालादम होना शामिल है। ज़हनी तौर पर हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि वो पंजाब की एक तीसरी बड़ी पार्टी है। साद रिजवी को मैंने बहुत कोऑपरेटिव पाया। मैं बात को निबेड़ना चाहता हूँ और समेटना चाहता हूँ। अगर किसी जगह खराबी पैदा हो सकती है तो हो जाती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो शेख साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि TLP से अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब सर, क्या उम्मीद रखें सर हम कि बुध को अच्छी खबर आएगी? देखिए, मैं चूंकि खुद तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, तो अब अंदर क्या बात हुई है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे सबको एहतियात से बात इसलिए करनी चाहिए कि एज ए काबीना मेंबर अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ नेगोशिएशन भी चलनी है, तो एवरीबडी हैज टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि देखें, दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की सड़कें हैं और पाकिस्तान की इमलाक है, और उनका जो मुतालबा है
और या जो भी वो बात कर रहे हैं, दोनों तरफ गुलामान रसूल हैं। और जो शेख साहब ने बात की है वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह के मामला अगर बातचीत से हल हो तो बेहतर है। अब वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ ले आएंगे तो कुछ मेन डिसीजन मेकिंग भी हो जानी है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये मामला कैबिनेट में आएगा अली मोहम्मद खान साहब, हल हो जाएगा आपके सामने जब ये मामला आएगा सर, तो क्योंकि जो आप बात करेंगे दोनों तरफ पाकिस्तानी है, तो सर जब ये आपके सामने आएगा बुध को तो कैबिनेट में, तो ये सिर्फ 4th शेड्यूल से नाम निकालने वाला मामला है, साद रिजवी की रिहाई का मामला है, लोगों के रिहाइयों का मामला है, सर इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, मामला अफवाम और तफहीम से हल होगा, मसले का हल निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे, इंशाल्लाह ये इशू हल हो जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद भी सबको पता है कि उनके दिल में जो बार बार बात करनी भी नहीं चाहिए कि जितना वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखते हैं और जितना वो इस्लाम पे खत्म नबूवत पे वज़ीर आज़म साहब जिस तरह उन्होंने, सर अगर आप जवाब देना चाहें तो मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ सर, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि जब ये मामला आपके सामने आएगा कैबिनेट में बुध को, आपकी क्या राय होगी सर, अगर आप जवाब देना चाहें? देखें, इंडिविजुअल राय जो होती है वो आप काबीना के अंदर देते हैं, बार आपकी राय वही होती है जो काबीना की होती है। और पहले से मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और काबीना वो फैसला करेंगी जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और इंशाल्लाह मसला हल की तरफ जाएगा। शेख रशीद साहब इसमें कोशिश करें, मैं शेख साहब की कोशिशों को और जो भी इनको टीम के मेंबर हैं उनको भी मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसमें कोशिश की है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अमन जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा कोई मुतालबा है, देखें अभी हाल ही में जो अल्लाह के करम से जो पाकिस्तान में बहुत पहली बार जिस तरह 12 रबीउल अव्वल को रियासत ने ओन किया है, जिस तरह इमरान खान साहब ने इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन के हवाले से जिस तरह तकरीबात हुई हैं, पहले भी होता था, मैं नहीं कह रहा पहले नहीं होता था, हुकूमती सतह भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन ज्यादा उलमा कराम अवाम करते थे, लेकिन इस दफा जिस तरह रियासत ने उसको ओन किया है उसका आप देख रहे हैं इस तरह इम्पैक्ट है कि हमारा अब नौजवान तबका जो है सर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इस बार जो रियासत की तरफ से हुआ है अशरा इश्क रहमतुल आलमीन मनाया गया है, वो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, प्रभात मौजूद थे। अब नाज़रीन बात करने जा रही हूँ उस सेगमेंट की तरफ जा रही हूँ जिस पर कल से आज तक हर कोई बात कर रहा है। वैसे नाज़रीन, आज पाकिस्तानियों का मुस्कुराना इंडियन मीडिया के लिए जलती पर तेल का काम कर रहा होगा। तो हाँ भाई, वो मौका कैसा दिया, चौका ही चौका, जो क्रिकेट की तारीख में नहीं हो सका नाज़रीन, वो बाबर आजम ने करके दिखाया है। भारत का गुरूर खाक में मिलाया है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया है। शिकस्त भी ऐसी इबरतनाक जो भारत ने कभी तसव्वुर नहीं की होगी। वर्ल्ड कप की तारीख में 10 विकेटों से शिकस्त कभी नहीं हुई थी भारत को। करोड़ों भारतीय रात को सो नहीं सके होंगे। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को मैच शुरू होते ही दबोचा, रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली, इन सबको तो पवेलियन की राह दिखाई, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन्होंने साबित कर दिया कि ये दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स हैं। रिजवान को तो मैं सलाम भी पेश करना चाहती हूँ कि जिसने न सिर्फ अपने खेल से पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं बल्कि अपने अमल से सारे आलम इस्लाम को अपना मद्दा बना लिया है। मैच के दौरान वक्फे में जब सारे खिलाड़ी आराम कर रहे थे, पानी का वक्फा था, पानी पी रहे थे, वहीं रिजवान क्रिकेट के ग्राउंड में सजदों से पुरनूर कर रहे थे। रिजवान अपनी नमाज कभी क़ज़ा नहीं करते, उन्हें मौका मिला और उन्होंने मैच के दौरान ही खुदा के आगे सर झुका दिया और खुदा ने सारे आलम को उसके आगे झुका दिया। वेल डन रिजवान। ये देखिए, ये बड़े खूबसूरत मंजर हैं। देखिए, तो पाकिस्तान की जीत पर नाज़रीन पाकिस्तान का नारा यहाँ लग रहा था और जिंदाबाद का जवाब आपको पता है कहाँ से आ रहा था, मकबूजा कश्मीर से आ रहा था। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न हो रहा था, नौजवान सड़कों पर जमा हो गए थे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये नारे लग रहे थे। सब्ज हिलाली परचम लहराए जा रहे थे, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। क्यों? कि पाकिस्तान की फतह हुई है। यहाँ तक कि कॉलेज में कश्मीरी लड़कियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडियन पंजाब में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कश्मीरी तलबा पर हमला भी किया गया। मोदी समेत सारा जहान देख ले, साबित हो गया है कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। मुसलमानों से भारत में नफरत की इंतहा ये है नाज़रीन कि मोहम्मद शामी, जो कि वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं इंडियन टीम में, अब उन्हें टीम से निकालने की मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान का एजेंडा कहा जा रहा है।
शामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर लिखा जा रहा है कि वो क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान को रन्स बनाने का मौका दिया है। देखिए ज़रा, तो ये भारत की मुसलमानों से नफरत है। मोहम्मद रियाज ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, जो कि मोहम्मद रिजवान के भाई हैं, इनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन इससे पहले मेरे साथ मैं ज़रा आप लोगों को दिखाती हूँ कि लोग पाकिस्तान की खुशी पर क्या कह रहे हैं, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, किस तरह से खुश हो रहे हैं। ज़रा सुनिए लोगों की बातें। तो मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। कल जिस तरह से बाबर आजम के वालिद का रिएक्शन तो हमने देखा, किस तरह से वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, कैसे उनके चेहरा और उनकी आंखें किस तरह से वो आबदीदा हो गए थे। यकीनन आप लोगों का भी यही हाल हुआ होगा। क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया रिजवान ने, कैसा क्या फीलिंग्स थी आप तमाम फैमिली मेंबर्स की, आपकी? नहमदुहु व नशकुरुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इस तारीख़ी जीत पे काफ़ी खुश है और यह हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि इंडिया का गुरूर खाक में मिल चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके पीछे कौम की दुआएं भी थी। दूसरी बात ये कि जो हमारे प्लेयर्स थे उनके अंत तक मेहनत थी और तीनों डिपार्टमेंट्स में, फील्डिंग में, बैटिंग में और बॉलिंग में हमारे प्लेयर्स ने जान मारी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला अल्लाह ने दिया। अच्छा सुहेल साहब, आई एम श्योर अब घर में भी शायद इस तरह की बातें हो रही होंगी, होती होंगी, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो फिर तमाम लोगों का फोकस इसी पे होता है, तमाम प्लेयर्स का फोकस होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो फोकस तमाम प्लेयर्स का कल दिखाई भी दिया ग्राउंड में। तो घर में कोई बात हुई थी इस तरह की, उन्होंने कुछ इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या नर्वस थे, परेशान थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ आप लोगों की बात हुई हो? एग्जैक्टली जी, हमारी बात होती रही रिजवान से और यही कहा कि आपने अंत तक मेहनत करनी है और जान मारनी है और जितने भी प्लेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआएं भी की। सारे कज़न आए हुए थे और अल्लाह से खूब मांगा ताकि ये तारीख़ी फतह हमें नसीब हो। सही। अच्छा, सारे पाकिस्तानियों के लिए तो एक एक मोमेंट जो कल के मैच का था, क्योंकि छाए हुए ग्राउंड में रिजवान और बाबर आजम थे, लेकिन फैमिली के लिए कोई स्पेशल मोमेंट था जहां पर देखकर कभी आपकी आंखें छलकी हो या कभी दीगर फैमिली मेंबर्स को लगा हो कि ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके किसी अंदाज से जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो? बस वो जी, जो इनिशियल स्टेजेस थी मैच की कि वो मतलब ये स्टे रहे, क्रीज पे रहे, इंशाल्लाह विन हमारी होगी जब ये दोनों साथ मिलकर रहेंगे। अच्छा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो दोनों साथ मिलकर इनकी जो जोड़ी है, आप कह रहे हैं कि अगर वो साथ मिलकर रहते हैं तो फिर इसी तरह से आगे के मैचेस के हवाले से रिजवान से आपकी कल से अब तक बात हुई हो या हुई है अभी तक? बस जी, हमने यही बात की है कि आप परफॉर्म करें और भरपूर मेहनत करें, बाकी सिला और रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। सही। सुहेल साहब, साथ ही आप मेरे मौजूद हैं। आलिया भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तानियों के लिए, तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए। पाकिस्तान ने जो तारीख़ी फ़तह पाकिस्तान ने हासिल किया और इबरतनाक शिकस्त के रिकॉर्ड्स टूटे हैं ना, मतलब भारत की जानिब से कहा जाता था कि वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान हमारे सामने आता है तो फिर ऐसे ही घर चला जाता है, लेकिन कल जिस तरह की शिकस्त हुई 10 विकेटों से, मतलब रोते हुए घर भेजा है। आलिया, सबसे पहले तो अपना तज्जिया पेश कीजिए जी कल की परफॉर्मेंस पर। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर जगह वेल डन। ख्याल है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और पूरे कौम की जज्बात की आप तर्जुमानी कर रही हैं कि जिस तरह से हमने बीट किया इंडिया को, ये ड्रीम ही था ऑनेस्टली कि आईसीसी वर्ल्ड कप में किसी में भी हम उनको हराएं, जो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में उनको हरा चुके, मगर आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं हराया था। तो उस लिहाज से जितनी भी तारीफ की जाए इस टीम की, जो इंतहाई कैलकुलेटेड और जिसको कहते हैं क्लिनिकल फिनिश उन्होंने किया और बताया कि असल में इंसान, वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियां ने भी कहा है कि लैसल इंसान ना इल्ला मा सा, इंसान को उतना ही मिलता है जितनी की वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। हमारे लोग जो हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, इनकी बहुत तारीफ बनती है और आप ये देखिए कि वो जो मेहनत है, वो जो एग्जीक्यूशन है, वो नजर आई उस स्टेज पे जहाँ रिक्वायर्ड थी। वो चाहे शाहीन की तरफ से हो, चाहे हारिस रऊफ की तरफ से हो, चाहे इन दो हमारे नामवर जो प्लेयर्स हैं बाबर आजम और रिजवान, उनकी तरफ से वर्क एथिक्स इनके बड़े जबरदस्त हैं दोनों के। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा ख्याल है हमें आगे अपने नौजवानों को ये बताने की जरूरत है। ऑलरेडी जो क्रिकेट की दुनिया है, जो प्लेयर्स हैं, उनको ये बात समझनी है कि इज्जत बगैर मेहनत के नहीं मिलती, आप जो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आलिया, कल इंडियन टीम को हमने पैनिक में देखा, विराट कोहली को पैनिक में देखा, लेकिन पाकिस्तान टीम बड़ी काम थी। जब बैटिंग के लिए आई तब भी रिजवान एंड बाबर ऐसा लग रहा था बड़े काम होकर, बड़े पीसफुली खेल रहे थे, गेम को लेकर चल रहे थे आगे, लग रहा था कंप्लीट होमवर्क के साथ आए हुए हैं।
अब जी, और यहाँ पर शायद कल के मैच में कहीं पर भी कोई किसी भी एनालिस्ट के पास कोई जगह नहीं होगी कि बताया जाए कि यहाँ पर गलती हो गई, वहां पर गलती हो गई। मैं चाह रही थी हम कोचेस पर भी बात करें। जी आलिया, मैं कोचेस के हवाले से बात करना चाह रही थी। जिस तरह से 15-20 दिन पहले 2 कोचेस चले गए टीम से, फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि कोचेस चले गए हैं वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले, क्या होगा। लेकिन सकलैन मुश्ताक, फिर उसके बाद मैथ्यू एडन, इनकी मौजूदगी से फ़र्क पड़ा है टीम में, टेक्निक्स में बेहतरी आई है कुछ? मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया है, क्योंकि जितने ये कॉन्फिडेंट नजर आए, जितनी तैयारी के साथ नजर आए, जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की टीम की वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये जो मैनेजमेंट आई है, ये यकीनन इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, हेड कोच को, सफियान को भी देना पड़ेगा, मैथ्यू को देना पड़ेगा, फ्लेंडर को देना पड़ेगा। आप एक चीज जरूर नोट करें कि हारिस रऊफ जो है वो आखिरी ओवर्स में हमेशा मार खाते हैं, और कल जिस तरह से उन्होंने अपनी पेस जो है उसको स्लो किया और रन जो थे बन रहे थे उनको रोका, ये क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि पीछे कोचेस ने उन पे काम किया है। जब अगर ये काम ना किया होता तो यकीनन ये ऐसा नजर नहीं आता। कल भी पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच है, अल्लाह करे कि यही जो इंशाल्लाह। एग्जैक्टली आलिया, मैं इसी बात पर ही आने वाली थी, क्योंकि अभी भी ना लोग चुटकियां काट रहे हैं अपने आप को यकीन करने के लिए कि पाकिस्तान की फतह हो गई, और फिर आगे के मैच के लिए ना थोड़े से परेशान है। तो जिस तरह से कंप्लीट फॉर्म में दिखाई दे रही है टीम, कल के मैच के लिए क्या कहती हैं आप? नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये ओडीआई की और टेस्ट नंबर 1 टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और उनके बॉलर्स बहुत जबरदस्त हैं, और टॉस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ये तो अल्लाह का कल भी करम हुआ कि टॉस हम जीत गए थे। टॉस पे बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों तरह से जहां भी चांस मिले आपको खेलना है और अच्छा परफॉर्म करना है। कहीं आपकी आजमाइश जो है वो बॉलर्स की होगी, कहीं बैटर्स की होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये देखना होगा कि शारजा में जो है आज भी मैच हो रहा है अफगानिस्तान का, स्कॉटलैंड से, कि ड्यू जो है वो है या उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, और कांस्टेंट रहना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान ने पेश की है उस पे मजीद दिखा ला के कांस्टेंट रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। मोहम्मद सुहेल साहब, आपका भी बेहद नाज़रीन। बेटे ने ख्वाब देखा, बाप ने ताबीर तक हर कदम पर साथ दिया, और फिर वो दिन आया जब उन आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम कामयाबी की इस मंजिल तक कैसे पहुंचे हैं, ड्यू हो गया है कि ये रिपोर्ट हम लाजमी देखें। तो कल सारा पाकिस्तान आज तक ऐसे ही खुश था, और अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह की खुशियां हम देखते रहें। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी, महमूदाबाद और गुजर नाले से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को मुअत्तल करते हुए तीनों नालों के अतराफ तजावुजात ख़त्म करने का हुक्म दिया है। नस्लर टावर भी 1 हफ्ते में गिरा दिया जाएगा। कमिश्नर कराची से कहा गया है कि मलबा उठाने का इंतजाम करें, जदीद टेक्नोलॉजी से इस इमारत को गिराया जाए। मेरे साथ इरफानुल हक मौजूद हैं, इनसे इस पर मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं। इरफान, ये सुप्रीम कोर्ट ने नस्लर टावर कंट्रोल्ड एमिनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया है। आसपास की जो इमारतें हैं इनको महफूज रखने के लिए कितने इफेक्टिव है ये तरीका, और कितना दौरानिया दरकार होगा मुकम्मल ऑपरेशन के लिए, बताया है कुछ हुक्काम ने अदालत को? देखिए, हुक्काम की जानिब से तो मज़ीद मोहलत तलब की जा रही थी, मगर अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी कि वक्त बहुत गुजर चुका है। चूँकि 21 तारीख थी पिछले महीने की जब अदालत ने 1 माह की मोहलत दी थी, और वो मोहलत भी अब गुजर चुकी है, इसलिए अदालत ने कहा है कि फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए। 2 दिन की मोहलत दी है कनेक्शन से मुनक़ता करने की, जो सिविक जो भी हम कनेक्शंस हैं पानी के, बिजली के और गैस के, उसको मुनक़ता करें 2 दिन में, यानी 27 अक्टूबर तक, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमारत को गिरा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर इमारतों को गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, लिहाजा इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पर भी इस इमारत को गिराया जाए और इस तरह उसके इंतजाम किए जाएँ कि आस-पास की जो इमारतें उनको नुकसान ना पहुँचे किसी को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वज़ीर आला को क्यों तलब किया गया है, और जो बेघर अफराद की आबादकारी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें क्या कहा गया है इरफान? देखिए, अदालत ने हुक्म दिया था गुज़िश्ता समात पर कि जो गुजर नाला और औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला वगैरह के मुतासरीन हैं इनको एक मुनासिब रिहाइश दी जाए और उनको बसाया जाए। 1 साल के अंदर अंदर उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करके मुनासिब जगह पर रिहाइश दी जाए, और 15 दिन में वज़ीर आला सिंध
मुराद अली शाह अपने दस्तखत से रिपोर्ट पेश करें, मगर आज जो रिपोर्ट पेश की गई अब वो अदालत के लिए इत्मीनान बख्श नहीं थी। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर वज़ीर आला पेश हों, इसलिए वज़ीर आला से अदालत ने बराह रास्त बुलाकर ये पूछा है कि आप इन मुतासरीन को किस तरह बसाएंगे और किस तरह इनके इंतजाम करेंगे। सही। अच्छा, KMC के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जों के केस में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब को भी बड़ी झाड़ पिलाई गई है। कहा गया है कि शहर चलाना अलग बात है, टीवी पर बैठकर अलग बात करना एक अलग बात है। अदालत की बरहमी की वजह क्या थी इरफान? देखिए किरण, जब गुफ्तगू शुरू हुई है मुर्तज़ा वहाब साहब की तो अदालत ने उनसे यही पूछा था कि आपने रफाई प्लाटों के कब्ज़े को ख़त्म कराने के लिए क्या इकदाम किए हैं। ताहम मुर्तज़ा वहाब साहब की कोशिश थी कि वो जो बराह रास्त सवाल है उसका जवाब देने के बजाय उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई इकदाम कर रहे हैं। ताहम अदालत ने फिर उनसे पूछा कि हमने जो आपसे सवाल किया है बराह रास्त उसका जवाब दें, हम इधर उधर ना घुमाएं और एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अदालत ने उन्हें यह भी हुक्म दिया है कि जो रफाई प्लाटों पर कब्जे का अदालती हुक्म है उस पर मिनोअन अमल दरामद करवाया जाए और इस हवाले से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी तलब की अदालत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आप साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो इंतज़ार कत्ल केस के हवाले से बात करूँगी जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज। साढ़े 3 साल बाद नाज़रीन इंतज़ार कत्ल केस का फैसला हो गया है। साबित हो गया है कि इंतज़ार मासूम था। पुलिस ने सरेआम दरिंदगी की, बदमाशी की इंतहा की, नाहक खून बहाया मासूम का। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ACLC एहलकारों पर जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों को दो मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। 6 को उम्र कैद का हुक्म भी 2 मरतबा दिया गया। इस पर बात करने के लिए इंतज़ार के वालिद इश्तियाक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ सलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इश्तियाक साहब के वकील हैं। सबसे पहले तो इश्तियाक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो जितनी कुछ आपकी स्ट्रगल रही है ये मेरी आंखों के सामने होती रही है। 80 से ज़्यादा आपने पेशियाँ भुगताई हैं। जो फैसला आया उसके बाद आप मुतमईन हैं कि अब किसी मज़ीद को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा? जी, मैं इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ और मुझे अपने अदालतों पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा था और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने ऐसे जजेज मुतय्यन किए हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं और मुनसिफ भी हैं और उन्होंने मुझे इंसाफ फराहम किया है। और मैं इस फैसले से तो मुतमईन हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ उस दिन मिलेगा जब ये फैसला इम्प्लीमेंट में आएगा और इस पे अमल दरामद हो जाएगा। इश्तियाक साहब, इस केस में मदिहा कियानी का भी बड़ा अहम किरदार था। गाड़ी के अंदर मौजूद थी, तो जब इतना बड़ा फैसला आया मुबारकबाद दी आपको? मदिहा कियानी का किरदार शुरू से मशकूक है और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मैसेज करके बुलाया था और वो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि ये पुलिस वर्सेस पुलिस केस था, वो पुलिस वाले की बेटी थी और पुलिस वाले की भांजी थी। इस वजह से पुलिस ने उसको केस से निकाल दिया और गवाहों में ले आई जी। लेकिन वो लड़की इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा कहना यह है दूसरे आम मासूमों के लिए कि जहाँ पे पुलिस एक्यूज हो वहाँ पे पुलिस तफ्तीश ना करे। पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी? और बहुत से इदारे हैं, FIA से करा ले गवर्नमेंट या MI से करा ले, मिलिट्री इंटेलिजेंस से करा ले, जुडिशियल इंक्वायरी करा ले, लेकिन जहाँ पुलिस एक्यूज हो वहाँ पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी? और यहाँ पे भी यही इशू आया। जी सर, मुझे ये बताइए कि क्या फैसले में ये बताया गया कि आखिर किन वजूहात की बिना पर क्यों एहलकारों ने कत्ल किया है इंतजार को? देखें, इनके कंटेंट्स ये थे कि हम SOP पे डिकॉय ऑपरेशन पे थे। अब डिकॉय ऑपरेशन में ये खुद कह रहे हैं कि 2-4 गाड़ियां पहले ही छिन चुकी थी वहाँ उस एरिया से, इसलिए हमें डिकॉय ऑपरेशन पे डिपोर्ट किया गया था। अब वो जो SOP का नोटिफिकेशन वो ये खुद लेकर आए, तो उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे उस पर नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल मेंस और ऑफिशियल शुड बी इन पुलिस यूनिफॉर्म। वो लिखा हुआ है, उस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप SOP के तहत वहां पर थे तो आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। उसके बाद आप पुलिस मोबाइल्स में होना चाहिए था। अगर आप दोनों चीजों में नहीं थे तो आपने कंसर्न पुलिस स्टेशन को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था? कि सर वजह फिर भी समझ नहीं आई, वजह नहीं बताई उन्होंने। देखिए, वजह अभी तक बाहर नहीं आई। वही बात है कि पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस है। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि पूरे केस को डिस्ट्रॉय कर जाए,
पूरे केस को, विटनेस जो एविडेंस थे मेजॉरिटी पुलिस वाले थे, क्योंकि पहले इंसिडेंट पे कंप्लेनेंट या कोई और रिश्तेदार नहीं था, यही लोग थे जो पहले पहुंचते थे, करने वाले करके भाग गए, वहां से एस्केप हो गए। उसके बाद पहली पुलिस पहुंची वहां पे, पूरी जो कार्रवाई है वो पूरी पुलिस ने की। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन सेशंस हुए उसमें भी पुलिस जी सर, जो बात कर रहे हैं सामने सबूत नहीं आए, लेकिन एक परसेप्शन है, एक बात है जो इश्तियाक साहब कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कि इतने ठोस सबूत हैं, या जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो इतने ठोस आपके पास हैं कि अगर ये अपील के ऑप्शन पर जाते हैं मुजरिमान तो ये मुस्तरद नहीं होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेजेस देख लें और हमारा केस देख लें। हाँ। जो हमारी एफआईआर, जो हमारा केस है, जिस तरह से उन्होंने उसको चेस किया है, सराउंड किया है, सराउंड करने के बाद खड़ा करके फिर उसको सिग्नल दिया है कि जाओ, और अचानक से उसी के ऊपर इन्होंने फायरिंग कर दी है। 2 वर्जन लेकर आए, इनकी 2 टीम थी, एक ने कहा कि हम नहीं थे, हमने छोड़ दिया था, दूसरे लोग आए जिन्होंने आके फायरिंग की, दूसरों ने कहा हम थे ही नहीं, इन्होंने फायरिंग की है। तो वो सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियरली देखा जा सकता है कि ये प्लेन क्लोज में थे, प्राइवेट व्हीकल्स में थे, और उन्होंने गाड़ी को रोका गया एंड देन उसके ऊपर फायर किया गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपका, सलाउद्दीन साहब आपका बेहद शुक्रिया। यकीनन इंसाफ के जो तकाजे हैं या जो फैसला हुआ है उसके बाद नकीब और मकसूद की फैमिलीज को भी कुछ सहारा हुआ होगा कि शायद जल्द उनको भी इंसाफ मिल जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।